नमस्कार साथियों। आइए आज से हम यूपीएसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम 50 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और साथ ही साथ यूपीएसआई के सिलेबस को भी कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी के साथ-साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आज हम हिंदी के 40 प्रश्नों को हल करते हैं। इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन 40 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब समय को बर्बाद किए बिना आज का अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लो और प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे। उसके बाद आप हमेशा इसको गद्यांश को पढ़ना। आपका समय बचेगा और एक बार में ही पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसको सर्च करेंगे, तो उसमें क्या है, आपकी टाइम खराब ज़्यादा होता है। तो चलिए एक बार हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किससे रहित राज्य किस काम का? जगत का अर्थ है और निष्फल का आशय है और सुख के खेतों को हरा-भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। ये 4 प्रश्न हमको इससे हल करने हैं। तो प्रश्न है हमारे दिमाग में। आइए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तो अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? तो हमें क्या मिला कि प्रियजनों से रहित। तो यही पूछा था कि राज्य किस काम का। नेक्स्ट, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। ठीक है। धन की धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही यह पदार्थ प्राप्त होते हैं। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। और निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण, जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। क्या समाज के पालन करने वाली दूध की धारा, क्या समाज के पालन करने वाली दूध की धारा। ठीक है, यही हमारे प्रश्न थे। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। तो किससे रहित राज्य किस काम का? तो क्या प्रियजनों से, हम लोगों ने देखा था। इसका आंसर क्या, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो जगत का अर्थ। तो जगत का अर्थ, जगत तो संसार को बोलते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो पर्यायवाची है। ठीक है। तीसरा, निष्फल का आशय। अब निष्फल का आशय क्या होता है? निष्फल, जिसमें कोई फल से बना हुआ है, निष्फल, जिसमें कुछ भी प्राप्त न हो, तो व्यर्थ। ठीक है, इसका तीसरे का चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को जीवन को सुख में बनाना, जो कि हमने गद्यांश में देखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसमें दीर्घ स्वर क्या है? देखो, इस प्रश्न को हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला, या तो आपको पता ही हो, ठीक है, ये तो आपको पता है कि दीर्घ स्वर कौन सा है, आप सही कर सकते हैं। दूसरा, हम एलिमिनेट, क्या नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या कि 3 सिमिलर है, जैसे ई, अ, उ, ये देखो 3 सिमिलर है। ठीक है, 3 सिमिलर है। उ बढ़ा जा रहा है, जो डिफरेंट है। तो इस तरह से भी हम, तो इसमें क्या दूसरा सही हो जाएगा। वैसे भी आपको पता हो तो दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 7 है। क्या है? आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, उसके अलावा ए, हो गया, ठीक है, ओ हो गया, औ हो गया, और एक तो आपका ऊ लिखा ही था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए, इसमें वह, इसका तीसरा सही है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, य, र, ल और व, ये चार व्यंजन है, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अगर व्यंजनों की बात करें, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो का से लेकर के माँ तक जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपका तीनों सा ले लो, सा और स, ठीक है, और ह, ये चार मिला दोगे तो ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। और एक संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद उस संयुक्त व्यंजन में जान लीजिए, संयुक्त व्यंजन छा हो गया, त्र हो गया, ज्ञा हो गया और श्र। ठीक है, ये है। चलिए आगे और कोई क्वेश्चन प्रश्न आएगा तो हमारे पास एक दुगड़ और होते हैं, वो भी यहीं हम बता दूं तो ड़ और ड़, जो दो होते हैं इनको दुगड़ व्यंजन बोलते हैं। तो ठीक है, ये व्यंजन के प्रकार हैं, एक बार अच्छे से इनको देख लीजिए। आगे और कोई प्रश्न आएगा तो हम बेहतर तरीके से इसको बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसको भी उसी एलिमिनेट थ्योरी वाले उसी से करिए। तो देखिए, ख, ग, घ, ठ, है ना। अब देखो इसमें क, ख, ग, घ, ट, ठ, है ना। तो अल्प प्राण और महाप्राण को अगर हम बात करेंगे तो अल्प प्राण का क्या, पहला, तीसरा और पांचवा जो भी विषम रहते हैं वो हमारे सब अल्प प्राण होते हैं। किसी भी श्रृंखला का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमेशा अल्प प्राण होते हैं। तो देख लो इसमें कौन सा है। तो ग हमारा, ग है, ये थर्ड पोजीशन पे आता है, तो ये हमारा अल्प प्राण है। और महाप्राण जो होते हैं वो हमेशा आपके सम होते हैं, दो और चार। तो दो चार जो रहेगा वो सम रहे, वो रहेगा महाप्राण रहेगा, और जो पहला, तीसरा, पांचवा रहेगा वो अल्प प्राण रहेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा, टा, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका एक, जा। ठीक है। अब घोष वर्ण की बात करें तो घोष वर्ण का किसी भी श्रृंखला का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ, य, र, ल, व और आपका ह, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्न में से ओष्ठ्य, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर आपका कौन सा सही रहेगा ओष्ठ वर्ण का? इसका सही रहेगा चौथा, उ। ठीक है, उ जो होता है वो ओष्ठ वर्ण में आता है। यहाँ एक ट्रिक है, क्योंकि यहाँ से पूछता ही वर्ण कौन सा किस वर्ण में आया। एक है कि क, त, मु, दा, ओ। ठीक है, कत, मु, दाओ, ये करके है। तो अब इसमें जैसे का वर्ण, तो जो कंठ है, कंठ, तो जो का वर्ण रहेगा फर्स्ट वाला रहेगा जो का वर्ग का, वो कंठ से हो जाएगा। फिर आगे आपका ता से तालव्य, तो कौन सा चा वर्ण जो रहेगा वो तालव्य में आ जाएगा। ठीक है। मुंह दाव, मुंह, तो मुंह दाव में आ गया। तो अब चा के बाद क्या आएगा, टा, तो जो टा वर्ण रहेगा वो मूर्धन्य रहेगा। ठीक है। फिर दा से आ गया आपका दंत, तो टा के बाद क्या आएगा, टा के बाद आएगा ता वर्ग, तो जो ता वर्ग रहेगा वो आपका दंत हो जाएगा। अब आ जाएगा ओष्ठ, तो ओष्ठ में आपका जो पा वर्ग है, ठीक है, वो पा वर्ग आपका पा से लेकर के पा वर्ग, पा से लेकर के माँ तक, ये ओष्ठ में आ जाएगा।
ठीक है। एक आपका आता है दंतोष्ठ, एक मात्र शब्द है। अगर दंतोष्ठ की बात करें तो दंतोष्ठ एक वर्ग, एक है केवल वाह वाह, तो वह है, उसको दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है। और उ आपके उ और ऊ दोनों ही ओष्ठ वर्ण में आ जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जलज। ठीक। जलज शब्द आपका योग रूढ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीन प्रकार के शब्द रहते हैं। तो रूढ़, रूढ़ शब्द वो रहेगा जैसे जिसमें कोई भेद नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर तोड़ देंगे उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, जैसे पीला ही मान लो आपका। यौगिक होता है जो दो शब्द से मिलकर के बने। ठीक है, यौगिक दो शब्दों से मिलकर के बनता है, जिनको भेद करने पर भी अलग अर्थ आ जाता है। और तीसरा आपका होता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या रहता है कि वो मिल करके दो शब्दों से मिलेगा, लेकिन किसी तीसरे को, जैसे जलज किसका है, कमल का पर्यायवाची है, तो ये कमल को इंगित कर रहा है। ठीक है। तो जब कोई भी शब्द, दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे को इंगित करें, अगर उसका कोई अर्थ अर्थ निकलता है तो उसको योग रूढ़ बोलते हैं। जो दो शब्द आपस में जिनको भेद किया जा सकता है उनको यौगिक कहते हैं। और रूढ़ शब्द जिसमें, जिससे भेद है, जिसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होता है। ठीक है। तो यहाँ इस पे इसका आंसर आपका दो, जलज हो जाएगा। अब संधि विच्छेद, महोत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा आपका महाधन उत्सव। ठीक है, महोत्सव। अच्छा, संधि विच्छेद बहुत सारे उसमें नियम है, हर संधि विच्छेद का अलग अलग नियम है। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, सबसे अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। वही गिने चुने मैक्सिमम वही रिपीट होते रहते हैं, कभी भी नया कोई संधि विच्छेद पूछा नहीं जाता। तो अब तक जितने भी पूछे गए हैं मैक्सिमम आप कोशिश कर रही है, प्रैक्टिस करते रहिए। इसको सबसे बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये हो जाएंगे, समय भी नहीं लगेगा। अब इतने उसके रूल याद करोगे, समय भी बर्बाद होगा, फिर रूल भूल भी जाते हैं। तो उससे बेहतर है इसका प्रैक्टिस कर लो। चलिए आगे। अब बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष, बैलगाड़ी में बैल की गाड़ी, है ना। बैलगाड़ी को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बैल की गाड़ी हो जाता है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास समास है। चलिए आगे चलते हैं। आगमन में उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। जब किसी शब्द के प्रथम में कोई अक्षर जोड़ा जाता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो गमन, जाना, आगमन, गमन का उल्टा हो गया। ठीक है, इसका विलोम भी हो गया। तो इसमें आ आ उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रसोईया में प्रत्यय। अब यहाँ प्रत्यय पूछा गया है, तो जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय है। तो रसोई धन ईया करके, तो ईया इसमें प्रत्यय हो जाएगा, इसका दूसरा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब देखो, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृति में मूल शब्द होते हैं। पहले मूल भाषा संस्कृति थी, तो संस्कृत में जो शब्द, संस्कृत में जो आज भी जो थे वो बोले जा रहे हैं, तो उनको तत्सम बोलते हैं। एक है, इसको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, जीभ का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए है, तो तत्सम है। और तद्भव जो आज हमारी सामान्य भाषा में जिसका रूप परिवर्तित हो गया है, तो उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र, क्षेत्र शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। बाकी गधा, गधा का गर्दभ होता है, गाय का गौ होता है, घर का गृह होता है, ये इसके अन्य तत्सम शब्द हैं इन सब के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखिए तद्भव आ गया जो सामान्य भाषा में है, वो तद्भव। जैसे यौवन, आज हम बोलते हैं जवान या जवान बोलते हैं, वो यौवन तत्सम है। निर्झर तत्सम है। जीव, जीव तद्भव है। जीव का एक्चुअली जिह्वा होता है, जिह्वा होता है इसका तत्सम। तो फिर ये हमारा आंसर जीव हो जाएगा, जीव तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऐसा जो सामान्य भाषा में, सामान्य की बोलचाल में, क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है, तो उसको हम देशज शब्द बोलते हैं। तो उनमें से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द है आपका कटोरा। कटोरा शब्द देशज शब्द हो गया। बाकी हल्दी, ये सब हल्दी, घोड़ा, गोबर, ये सब तद्भव।
घोड़ा, गोबर का गो में तत्सम हो जाता है, घोड़ा का आपका घोटक हो जाता है, और हल्दी का हरिद्रा बोलते हैं इसको, ये सब तत्सम शब्द हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द जो अन्य देश से आया हुआ है, तो इसमें हमारा क्या, मध्य, मयूर, वचन, ये तो वचन, ये सब तो तत्सम शब्द ही है, वचन भी तत्सम है, मयूर भी है। टिकट, टिकट आपका विदेशी शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा पूछी है इसमें, इसमें निम्न में से संज्ञा कौन सी है? हरा विशेषण हो जाएगा, पतला विशेषण हो जाएगा, ठीक है। सभा, सभा आपकी संज्ञा शब्द है। गहरा, ये भी विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की जगह आए, ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो आपको इस देखने से लग गया होगा, नींद किसी की जगह आएगा नहीं, रोग आएगा नहीं, सफाई नहीं है, तो इसमें कौन, कौन आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण पूछा हुआ है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, एक तरह से पूछता है, कई बार एक सब वाक्य रहता है कि जो संज्ञा को मर्यादित करे, वो विशेषण की परिभाषा है। तो एक लड़कपन, ठीक है, उचित, कठोरता, घबराहट। अच्छा, इसको सॉल्व करने से सबसे बेहतर है कि अगर कोई शब्द है उसको शब्द का कोई वाक्य प्रयोग करके देखो। अगर किसी वाक्य प्रयोग में अगर वो किसी की विशेषता बताए तो आपको लगेगा वो विशेषण है। जैसे लड़कपन, लड़कपन से कोई भी विशेषण बनेगा नहीं। उचित, उचित मूल्य, उचित काम, ठीक है, उचित इनाम, तो ये उचित आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें प्रेरणा दी जा रही हो। उठना, उठने में कोई प्रेरणा नहीं है क्योंकि वो स्वयं ही करेगा। चमकना खुद से है। गिराना और देना, दे आपका गिराना, ठीक है, जो गिराना शब्द आपका है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी क्योंकि इसमें एक प्रेरणा दी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में अव्यय है, ठीक है, अव्यय जानना है हमको। तो अव्यय है तो उसमें एक उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा, तो इसका आंसर ठीक है ना, ठीक हुआ, यथा हुआ, ये सब अव्यय शब्द होते हैं। तो आपका दूसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक आपका एक अव्यय शब्द है। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है, तो भूधर, भूधर पर्वत का हो गया, ठीक है। मीन, मीन मछली का हो गया। वृंद, वृंद समूह का हो गया। बेहग, बेहग आपका पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का अन्य पर्यायवाची भी देख लेना, साथ में कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे खग है, खग, ठीक है, शकुन हो गया, शकुन बोलते हैं उसको। प्रोनाउंसिएशन जितना आप शुद्ध बोलोगे उतना ही आपके लिए वर्तनी में आसान हो जाता है और गलत वाक्य को ढूंढने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। द्विज हो गया, द्विज शब्द भी पक्षी का पर्यायवाची है आपका, ठीक है। पखेरु, एक बार पूछा था प्राण पखेरु में पखेरु शब्द से आशय है, तो पखेरु पक्षी, ठीक है। परिंदा भी बोलते हैं, थोड़ा सा गलत हो रहा है ये, परिंदा, ठीक है। अन्य आप देख लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम मीन की बात करें तो मीन, मत्स्य हो गया, मत्स्य हो गया, बोला ही है, मत्स्य हो गया, ठीक है। झक हो गया, झस हो गया, सफरी, ये मत्स्य के हैं, ठीक है। भूधर आपका अचल, गिर, पर्वत, महीधर, धड़ीधर, अद्री, ये सब उसके पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्यायवाची भी एक तरफ से याद करोगे तो आप भूलते जाते हैं, इसी तरह से जब हम पेपर को सॉल्व करेंगे उसी समय जो पर्यायवाची आए उनको याद कर लो। चार चार पर्यायवाची भी, चार चार शब्दों के पर्यायवाची याद करोगे वो दिमाग में रहेंगे भी, रिपीट रहेंगे। एक साथ बहुत सारे याद करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, और इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मैं चाहता तो पूरे सिलेबस को ही पढ़ा सकता था, लेकिन सिलेबस पढ़ाएंगे उस समय पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमारा तैयार हो गया, बाद में अगले दिन ही सब भूलने लग जाते हैं। तो उसमें क्या मनोबल डाउन हो जाता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं हमको कुछ याद नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि हम आपको, फिर एक चिंता रहती है कि अरे सिलेबस देख लिया, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या मनोबल डाउन हो जाता है। और परीक्षा मनोबल जितना आपका ऊपर रहेगा उससे ही परीक्षा पास की जाती है। इसलिए हमने सोचा है कि मैं 50 प्रैक्टिस सेट करूंगा, और 50 प्रैक्टिस सेट में हम जब सॉल्व करते रहेंगे तो कम से कम इन क्वेश्चनों ही 10-10 बार रिपीट हो जाएंगे, और उसमें 10 बार ही हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैथ का तो हम नहीं चलाएंगे, मैथ की तो हमने प्लान किया है कि मैथ का अलग से ही क्लासेस चलवा देंगे, और फिलहाल हम 120 क्वेश्चन पर पूरा फोकस करेंगे।
ठीक है, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा समय लगता है, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक रहेंगे, जो टफ रहेंगे, उनकी हम अलग से क्लासेस चलवाएंगे। बाकी हम 120 क्वेश्चन की सीरीज को लेके चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम पता ही होगा, जटिल का विलोम क्या होगा, जटिल का सरल हो जाएगा, है ना। जटिल का विलोम हो जाएगा सरल, और जटिल का कठिन तो समानार्थी हो जाएगा उसका, है ना। कुटिल कोई मतलब है नहीं, टेढ़ा का सीधा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझदार को ही काफी होता है, तो समझदार को क्या काफी होता है, समझदार को धमकी नहीं, समझदार को इशारा काफी है। ये तो एक प्रचलन में है, मुहावरा है, जो समझदार को इशारा काफी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय हो उठा, तो अगर बच्चे की सफलता, भाई कल को आप दरोगा बन जाओगे, सफल करके दरोगा जी, भाई लड़की हो या लड़का जो भी है दरोगा बनेंगे, तो फिर क्या होगा, पिता का तो फिर दो ही होता है, तो बोलते हैं पिता का सीना चौड़ा हो गया और प्रफुल्लित, तो इसका आंसर रहेगा, इसमें हम प्रफुल्लित रहेंगे, है ना। अच्छे से मन, एक अच्छा सुख में होगा ही, साथ साथ माता पिताओं का को भी आप प्रफुल्लित करिए, ठीक है, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो हमारा, तो बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय हो उठा, क्या प्रफुल्लित हो उठा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मौसम विभाग ने तूफान आने की दी है, तो क्या देगा, भविष्यवाणी, चेतावनी, घोषणा, कोई भी नहीं, नहीं, तूफान आने की चेतावनी रहेगी। भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी कुछ होने की संभावना रहती है, उसको बताता है। मान लो मौसम, तो मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या, कोई भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी चेतावनी जारी की जाती है। अगले पे चलते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में, अच्छा, यहाँ एक बर्तनी और रखिए, प्रेमचंद ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, कहीं प्रेमचंद्र लिख देते हैं तो पूछता है कि प्रेमचंद कौन सा शुद्ध शब्द है, तो प्रेमचंद को ध्यान रखिए, प्रेमचंद होता है ना कि चंद्र, शुद्ध बोलिए, हमेशा सही रहेगा। तो प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की देखने को मिलती है, तो क्या मिलेगी, वैसे तो झलक होता है, झलक शब्द, पर यहाँ झलक दिया नहीं, मेला से मतलब नहीं, परछाई नहीं, तो आपका क्या, झांकी, झांकी या झलक देखने को मिलती है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत होता है, क्या बहुत दुष्कर होता है, सुना होगा, दुष्कर कष्टकर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मधुर होगा नहीं, सॉरी से मतलब नहीं है, स्वस्थ कैसे होगा, सैनिकों का सीमा पर, तो जब दुष्कर और दुष्कर परेशानियां ही हैं तो वहाँ जीवन, ये इसमें कठोर सही हो जाएगा विकल्प में। वैसे दुष्कर लिखते हैं, दुष्कर होता है या मुश्किल होता है, ऐसे शब्द रहते हैं, लेकिन यहाँ ठीक है, कठोर दिया है तो उससे कुछ सिमिलर है, तो यहाँ इसका आंसर कठोर हो जाएगा। आगे चलिए। मुहावरा है लाल पीला होना, का अर्थ है, तो कौन लाल पीला है, उन्हीं गुस्से में, कैसे लाल पीले हो रहे हो, मतलब बहुत क्रोधित होना, ठीक है। गलत मत देखिए, इनके सही सही पढ़िए ताकि सीधे सीधे याद रहेंगे। तो आपका लाल पीला होने का अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। 4 दिन की चांदनी का मतलब नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी क्षणिक सुख, ठीक है, तो इसको क्षणिक सुख इसका होगा, 4 दिन की चांदनी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाघ का स्त्रीलिंग, तो बाघ का स्त्रीलिंग बाघनी, बाघिन नहीं, बाघिन होता है, ठीक है, बाघ का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बाघिन होता है। अगले प्रश्न पर चलिए। तो जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, तो बड़े जंगली जानवर रहते हैं, किस में जंगली जानवर रहते हैं, मैदान, मैदान में जंगली जानवर रहेंगे, जंगली जानवरों को जंगल चाहिए, और जंगलों में क्या रहता है, घोंसला, घोंसला में पक्षी रहते हैं, कंदरा, कंदराएं होती हैं, तो बड़े जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, ठीक है। दलदल में तो ऐसे रेंगने वाले कीट पतंगे रहती है। अगला प्रश्न, पूजा का विशेषण है, तो पूजा का विशेषण पूजा होगा नहीं, पूजन होगा नहीं, पूजन एक क्रिया हो गया, पूज, ठीक है, तो पूज्य आपका विशेषण हो जाएगा, पूजा का विशेषण हो जाएगा पूज्य। अगला 36 37 दो प्रश्नों को देखना है।
निम्न प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा 4 का चयन करें। मतलब या तो त्रुटि हो सकती है, तो जिसमें त्रुटि है उसको करो, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो फिर चौथा ऑप्शन का विकल्प चुनो। तो क्या घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी? नहीं, सड़क ऊपर कैसे? सड़क, तो घोड़ा गाड़ी आपका सड़क के ऊपर रहेगी, है ना, सड़क के ऊपर दौड़ रही थी। तो हमारा 2 में गलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी भी समय में समय का पाबंदी अनिवार्य है। किसी भी काम में, सॉरी, किसी भी काम में समय का पाबंदी नहीं, समय स्त्रीलिंग, पाबंदी आ जाएगा समय की पाबंदी। ठीक है, समय की या नहीं, की होना चाहिए, तो इसमें भी हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो किसी भी काम में समय की पाबंदी होना जरूरी है। गोपनीय का विलोम है। ठीक है, कोई चीज गोपनीय है तो गोपनीय का क्या? पारदर्शी, राज, शासकीय, शासकीय, और कोई भी नहीं, है ना। तो गोपनीय का क्या हो जाएगा? जो चीज गोपनीय है तो उसका पारदर्शी हो जाएगा, तो इसका आंसर एक, पारदर्शी सही हो जाएगा। ठीक है, राज है, अगर कोई राज है तो राज का क्या हो जाएगा? राज का आपका हो जाता सर्वविदित हो या खुला हो, राज को, राज मत रहने दो, राज को खोल दो, इसका विलोम हो जाएगा शासकीय, तो शासकीय का अशासकीय हो जाता है। ठीक है, अशासकीय हो जाता है, ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट, शिथिल का विलोम। ठीक है, शिथिल का विलोम क्या होगा? शिथिल का मृत, ये तो फिर ही मृत, तो ऐसे ही मरा हुआ वो कहाँ से करेगा शिथिल। बलवान होगा नहीं, चंचल, बिल्कुल। शिथिल का विलोम जो होगा वो होगा आपका चंचल। ठीक है, शिथिल का चंचल होगा, तो मृत है तो मृत का क्या होगा? जीवित हो जाएगा, मृत का जीवित हो जाएगा। बलवान का निर्बल हो जाएगा। ठीक है, जीव है आपका, जीव, जीव या सजीव का निर्जीव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शिथिल का क्या? चंचल हो गया। अगला, ये अंतिम प्रश्न है, पादप का पर्यायवाची। तो पादप का पर्यायवाची खाद्य, पौधा, पशु या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से देना, और इसका पर्यायवाची, जो पादप का पर्यायवाची और उसके अन्य पर्यायवाची भी आप लिखना। जिसका आंसर सही रहेगा उसको हम हार्ट दे देंगे उसके आंसर, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, और अन्य, इसके अन्य पर्यायवाची भी लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लोग कमेंट के माध्यम से उनका भी तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे आज हिंदी के 40 क्वेश्चन हुए। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे आपके मूल विधि और संविधान के 40 क्वेश्चन को लेकर के आए। कोशिश करेंगे क्लास हमारी विधिवत चलती रहे, और बीच में कोई भी गैप वैप हो सकता है, लेकिन ये आप इस बात के लिए एकदम आश्वस्त रहिए, श्योर रखिए कि हम 50 प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे, और जो प्रैक्टिस सेट आपने मन लगा करके कर लिए, आपको 100% आपकी तैयारी, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ आप बेहतर हो जाएगा, और आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। विश्वास बना के रखिएगा, और चैनल को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा, और कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों को चैनल ज्वाइन कराइए। हमारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।